हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी पाठ्य योजना की है, परंतु मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूँ कि बाकी पाठ्य योजनाओं की वीडियो में और इसमें काफ़ी अंतर होगा। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको पाठ्य योजना बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद की तो पाठ्य योजना बनाएंगे ही, आप दूसरे को पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है उसको भी आराम से सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से अंतिम तक देखने के लिए कि कुछ चीज़ें मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, जो चीज़ें स्टार्टिंग में आती है पाठ्य योजना में, और कुछ चीज़ें जैसे कि हो गया मूल्यांकन का प्रश्न हो गया और पुनरावृत्ति का प्रश्न हो गया, ये सारी चीज़ें अंत में आती हैं, तो उसको मैं अंत में ही बता सकता हूँ। और यहाँ पे मैं स्टेप वाइज स्टेप पाठ्य योजना में कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 82 लिखी है। इसका मतलब है कि 81 पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे मैंने। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट है, मैथ की अलग से है, साइंस की अलग से है, सामाजिक विज्ञान की अलग से है, कंप्यूटर की है, वहाँ पे इंग्लिश की है। इन सभी सब्जेक्ट्स की वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकरण के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पर आते हैं। आपको सबसे ऊपर देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर लिखना होता है पाठ्य योजना संख्या। जितना भी आपका संख्या होगा उसको पाठ्य योजना या फिर दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिख के आप उसका नंबरिंग कर दीजिए। उसको 1 2 जो भी आपका नंबर है उसको कर दीजिए वहाँ पे। उसके बाद आपको देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें जितनी भी दिख रही हैं अभी आपको वीडियो के स्क्रीन पे, इतनी सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य पे करनी होती हैं, जो कि सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल होता है, उद्देश्य लेखन कौशल, उसका ये भाग होता है। पाठ्य योजना क्या होती है? आपके जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यानी कि माइक्रो टीचिंग के जो सभी कौशल हैं उसको मिला के एक कर दिया जाता है, जिससे एक पाठ्य योजना तैयार होती है। तो वहाँ पे सबसे पहले ये आता है आपका उद्देश्य लेखन कौशल का हम प्रयोग करते हैं पाठ्य योजना के शुरुआत में। और ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखनी होती हैं। विद्यालय लिखना है, विद्यालय में उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद किस कक्षा के लिए आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी आज की जो कक्षा है वो कक्षा 7 है। उसके बाद वर्ग यानी कि किस सेक्शन में, कक्षा 7 के किस सेक्शन में आप पढ़ाने के लिए गए हैं, तो वो है यहाँ पे ब स कुछ भी आप ABC यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमारी आज की जो पाठ्य योजना है उसका विषय है हिंदी। उप विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्य है। उप विषय में गद्य होता है और पद्य होता है। तो आपको अगर कविता का पाठ पढ़ाना है तो आप पद्य लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कालांश लिखा गया है। कालांश यानी कि क्लास में जो हम कक्षा 7 की क्लास पढ़ाने के लिए गए हैं वो किस पीरियड में गए हैं पढ़ाने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उस कालांश के सामने उस नंबर को लिख देंगे। उसके बाद अवधि है यहाँ पे। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने गए हैं तो आप 30 से 35 मिनट की यहाँ पे अवधि लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे 40 से 45 मिनट उन लोगों के क्लास का टाइमिंग नहीं होता। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट लिखा जाएगा। परंतु यहाँ पे 5 से ऊपर जब 6 7 8 वालों को जाएंगे तो 40 मिनट लिख सकते हैं, और उसके ऊपर जाएंगे 9 10 तो यहाँ पे 45 मिनट लिख दीजिए उसको। उसके बाद आपको दिनांक लिख देना है यहाँ पर, जिससे ये पता चले कि आप किस दिन विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। अब उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकरण। हमारा प्रकरण है आज का भोर और बरखा। ये कक्षा 7 का एक पाठ है। उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उद्देश्य। हमारे सामान्य उद्देश्य हो गया चाहे विशिष्ट उद्देश्य हो गया, ये दोनों पॉइंट हेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपका उद्देश्य क्या है पाठ को पढ़ाने का। अगर आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो आपका सामान्य उद्देश्य में आपके हिंदी विषय जो आपका विषय, जैसे हिंदी विषय है तो आपको सामान्य उद्देश्य में उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास करना है इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। तो सामान्य उद्देश्य में आपको अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं और पद्य पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा जाता है। और इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है सामान्य उद्देश्य में। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें पहला पॉइंट है बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी पढ़ाने का यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे उसमें पढ़ने में रुचि लाएं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। जाहिर सी बात है, अगर आप पद्य पढ़ा रहे हैं तो कविता पढ़ाएंगे, और कविता पढ़ाएंगे तो उनके कविता पढ़ाने से उनमें क्या विकास होगा, उनकी मानसिकता में क्या चेंज आएगा, बदलाव आएगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसका तीसरा पॉइंट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है बच्चों के मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। उनको इस कविता को पढ़ने से बोलने में क्या क्या विकास हुआ, मौखिक मतलब वो मौखिक कौन कौन सी चीज़ यानी कि बोलने में उनको क्या क्या विकास हुआ। उसका लिखित मतलब इस कविता को पढ़ने या सीखने के बाद उनके लिखने में क्या चेंजेस आए।
उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चों में साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी कि कविता पढ़ा रहे हैं तो एक साहित्य एक तरीके से ही है, तो उसमें उनको उनकी छात्रों की रुचि उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए सामान्य। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब कि ये आपका ज़्यादा जरूरी उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य की अपेक्षा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य में आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ाने से बच्चों में क्या विकास होगा, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य में लिखी जाती हैं। जैसे देख लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य के सामने आपको लिखना होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो आप उनसे बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसमें विशिष्ट उद्देश्य को मैं 5 सब पार्ट में यानी कि सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया मैंने। जैसे पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोधात्मक, तीसरा है अभिव्यक्ति, चौथा है अभिरुचि और 5वां है अभिवृत्ति। अब इनके अंदर क्या क्या लिखा जाता है यहाँ पे मैं बता दूँ। तो ज्ञानात्मक जो है, जैसे इसकी हेडिंग का नाम ही है ज्ञानात्मक, तो इसको पढ़ाने से, इस कविता को पढ़ाने से बच्चों में किन चीज़ों का किस किस टाइप के ज्ञान का विकास होगा। जैसे उनमें भाषा तत्व का विकास होगा, कठिन शब्दों को वो समझ सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे, उनके शुद्ध रूपों को पहचान सकेंगे। इन सारी चीज़ों को आप ज्ञानात्मक चीज़ों में लिखेंगे, ज्ञानात्मक हेडिंग में, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक मतलब कि आप अगर कविता पढ़ा रहे हैं, आज की जो हमारा प्रकरण है वो कविता से रिलेटेड है, पद्य से रिलेटेड है, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का अवबोध होगा, उनमें शिष्टाचार आएगा। इस कविता को सुनने से उनमें देश प्रेम की भावना जागृत होगी। जिस प्रकार की आपकी कविता होगी, जैसे अगर देश प्रेम की कविता होगी तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी। अगर ये आपकी जो कविता है वो किसी भगवान की भक्ति के ऊपर है तो उनके अंदर भक्ति की भावना जागृत होगी। उनके अंदर कविता को पढ़ने का उचित लय और ताल जागृत होगा। आप उनको इस कविता को पढ़ के ही सुनाएंगे उनको, तो उनको भी पढ़ने, इस कविता को कैसे पढ़ा जाता है, एक सिंपल पाठ की तरह नहीं पढ़ा जाता, कविता को, पद्य को अलग गा के पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में वो समझ सकेंगे। तो ये हो जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आएगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मैंने अभी बताया आपको कि अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। तो इसमें आप जो कविता पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों की अभिव्यक्ति में वृद्धि होगी, उनके भावों में कैसा बदलाव आएगा। ये भावात्मक आप एक तरीके से कविता है, मीराबाई जी ने लिखा है श्री कृष्ण के ऊपर, तो एक तरीके से उनका प्रेम दिखता है इस कविता के द्वारा। तो इसमें उनको किस भावना का विकास होगा छात्रों में, इसके बारे में अभिव्यक्ति में लिखा जाता है, अभिव्यक्ति उद्देश्य के अंदर। उसके बाद चौथा है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि मतलब एक तरीके से इसको आप रुचि से संबंध कर सकते हैं कि बच्चों को ये कविता पढ़ाने के बाद उनके किस किस रुचियों का विकास करना चाहते हैं आप, उसको इस उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है, अभिरुचि उद्देश्य के अंतर्गत। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया, छात्र कविता से के प्रेरणादायी व सुरुचिपूर्ण पंक्तियों को कंठस्थ कर उसको संकलित करने में रुचि ले सकेंगे। मतलब कि इस कविता को पढ़ने से उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी, इस कविता के कुछ पंक्तियों को जिसमें उनकी रुचि उत्पन्न होगी उसको वो याद कर सकेंगे, कंठस्थ कर सकेंगे, और भविष्य में उसको प्रयोग करने के लिए, जैसे अगर आप लोगों ने भी बचपन में कोई कविता अच्छे से अगर आपके शिक्षक ने पढ़ाई होगी तो वो अभी तक आपको उसकी कुछ पंक्तियाँ याद होंगी। तो वो अभिरुचि के अंदर आता है, अभिरुचि आपके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, संकलित करने में रुचि ले सकेंगे, मतलब कि उस कविता को भविष्य के लिए बचा के रख सकेंगे लिख के। अब उसके बाद आता है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे अभिवृत्ति। तो यहाँ पे अभिवृत्ति का मतलब होता है कि कविता में किस तरीके की भावना की बात हुई है। यहाँ पे अगर देश प्रेम की बात हुई है तो देश प्रेम की भावना इनके अंदर विकसित होगी, उसके लिए प्रेरित होंगे। लेकिन इस कविता में आपके भक्ति की बातें हुई हैं, समर्पण की बातें हुई हैं, प्रेम की बातें हुई हैं, तो ये जो छात्र कवित्री हैं हमारी मीराबाई जी, उनके प्रेम, भक्ति, समर्पण की भावना से प्रेरित होंगे वो। तो ये हो जाएगा अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख लेंगे, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जिन जिन चीज़ों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसमें टाइम नहीं देते हैं, इसको आप देख के लिख लीजिए, ये नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूर्व ज्ञान। काफ़ी लोग इसको हल्के में लेते हैं पूर्व ज्ञान में, कि इसको बस ऐसे लिख देते हैं कि छात्र को इस चीज़ की सामान्य जानकारी है। तो इसमें आपको वही चीज़ लिखना है जिस चीज़ की जानकारी बच्चों को है। तो यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखनी है, मैंने आपसे बताया कि बच्चों को जिस चीज़ की जानकारी है पहले से, क्योंकि इन्हीं के पूर्व बच्चों छात्रों के पूर्व ज्ञान से ही आप प्रेजेंट के यानी कि इस समय के ज्ञान से उनको, अगर पूर्व ज्ञान का आपको पता नहीं होगा तो उनको किस हिसाब से आप पढ़ाएंगे कि उनको अभी के ज्ञान से संबंधित कर सकें, उनको जोड़ सकें। तो आपको पूर्व ज्ञान के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों के। तो यहाँ पे देख लीजिए, छात्र मीराबाई के कविताओं से परिचित हैं, उनको मीराबाई की कविताएं पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। उसके बाद तथा श्री कृष्ण के बाल छवि के बारे में भी छात्रों को सामान्य जानकारी है, मतलब श्री कृष्ण के बारे में भी उनको जानकारी है। इतना आपको पता चल गया अब कि उनको मीराबाई के बारे में भी पता है और उनको श्री कृष्ण जी के भी बाल रूप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अब उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रस्तावना प्रश्न बनाने में। जबकि अगर आपको पूर्व ज्ञान क्लियर हो गया तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम दिखाए गए हैं, क्रम, संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। तो यहाँ पे अगर छात्राध्यापिका हैं आप तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दीजिए, छात्राध्यापक कथन की जगह छात्राध्यापिका कथन। और बाकी में ये आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मिनिमम कितने प्रश्न पूछ के आप अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम कितने प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि इसमें 3 प्रश्न पूछ के आप अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 या 6 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इसमें। परंतु इसमें सबसे आपकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जितने आप इसमें इनोवेशन तरीके से आप जितने भी आप अच्छे तरीके से अपना प्रश्न पूछेंगे, आप गा के पूछ सकते हैं प्रश्न, आप नाटक करके पूछ सकते हैं, कुछ इशारे करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न में सबसे बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये होती है कि यहाँ पे बच्चों के पूर्व ज्ञान से उनके इस समय के ज्ञान जो आप पढ़ाने जा रहे हैं इसको किस हिसाब से जोड़ा जाए कि उनको कठिनाई ना हो। एक तरीके से ये ब्रिज का काम करता है प्रस्तावना प्रश्न, उनके पूर्व ज्ञान से उनके इस समय के ज्ञान को जोड़ने का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, वसुदेव और देवकी की 8वें संतान कौन थे। तो यहाँ पे बच्चों को पता है श्री कृष्ण जी के बारे में, बाल रूप के बारे में, तो वो बता देंगे भगवान श्री कृष्ण जी थे उनकी 8वें संतान। उसके दूसरा प्रश्न पूछिए बच्चों से, श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ कवियों के नाम बताइए, कवियों के। तो यहाँ पे मीराबाई के बारे में पता है बच्चों को और पढ़ चुके हैं उन्होंने कुछ कवियों के बारे में जिन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में व्याख्या किया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे रसखान, सूरदास, मीराबाई। उसके बाद जैसे मीराबाई उन्होंने बोला, आप अब प्रेजेंट वाले में आ जाइए कि मीराबाई की कौन सी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो बच्चे पढ़े होंगे, किताब को खोले होंगे, वहाँ पे भोर और बरखा उनको लिखी होगी, पाठ दिखा होगा और उसके सामने मीराबाई लिखा होगा। तो उनको पता चल जाएगा कि यही बोलना है कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा है छात्राध्यापक ने, उसका उत्तर ये होगा कि भोर और बरखा। तो यहाँ पे भोर और बरखा बोल देंगे वो लोग। या फिर नहीं बोल पाते हैं तो आप कुछ इशारे में या फिर कुछ हाव भाव में ऐसी चीज़ें उनके सामने रखिए, या फिर कुछ आप घर से कोई चित्र बना के ले जाइए, उस चित्र के द्वारा भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मीराबाई जी का चित्र बना लीजिए या सुबह का चित्र बना लीजिए और सावन का चित्र बना लीजिए, भोर और बरखा हो जाएगा उससे। उसके बाद अंत में आता है, जब उन्होंने बता दिया भोर और बरखा तो आपको पता चल गया कि वो प्रेजेंट में आ गए हैं। इस समय उनको पता है कि इस किताब में इस नाम का पाठ है। तो आप पूछ लीजिए कि भोर और बरखा नामक कविता से आपने क्या समझा। तो अभी उनको आपने अर्थ नहीं बताया, उस चीज़ के बारे में नहीं बताया, तो उनको नहीं पता होगा, वो मौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। आपको डायरेक्ट समस्यात्मक प्रश्न नहीं लिखना है, यहाँ पे मौन लिखना है पहले, क्योंकि बच्चे मौन होंगे तभी वो समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो ये था आपका प्रस्तावना प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। अब प्रस्तावना प्रश्न जैसे ही आपका निकलेगा यहाँ पे भोर और बरखा, आप श्यामपट्ट पे जो लिखे थे प्रकरण, उसके प्रकरण के सामने आप भोर और बरखा लिख दीजिए। शुरुआत में आपको प्रकरण के सामने कुछ नहीं लिखना था। उसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में अपना उद्देश्य कथन इस तरीके से बोलिए, कुछ अलग तरीके से बोलिए कि बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, वो पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए कि आप कुछ हट के अच्छे अलग से टीचर हैं और आपके वर्ड जो आप भाषाएं वो का उपयोग कर रहे हैं भाषाओं का, वो उनको अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे देख लीजिए छात्रों, आज हम लोग मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक कविता का रसास्वाद करेंगे। रसास्वाद यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भोर और बरखा नामक कविता का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रसास्वाद का यूज किया गया, जिससे आप रसास्वाद बोलेंगे ना तो उनको इस चीज़ का हो सकता है कि शब्द का अर्थ न पता हो, तो वो ध्यान देने लगेंगे कि ये कुछ अलग से हाई लेवल का कुछ शब्द बोल रहे हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर।
तो ये था उद्देश्य कथन। अब उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का। अब आ जाएंगे हम प्रस्तुतिकरण के ऊपर। आपको प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालना है तो ऊपर डाल सकते हैं हेडिंग। उसके बाद ये 5 कॉलम बनाने होते हैं आपको प्रस्तुतिकरण में। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको कॉलम मैं जूम करके कहिए तो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु आपको वो हेडिंग लिखनी है एक कॉलम में। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, या फिर अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिए। उसका तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और पाँचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। इसमें सभी का अलग अलग महत्व होता है। शिक्षण बिंदु में वो भी चीज़ें लिखी जाती हैं जिसका आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक जिस चीज़ का के बारे में अब बताने वाला है उसके बारे में वहाँ पे शिक्षण बिंदु में हेडिंग लिखी जाती है। और उसके बाद जो छात्राध्यापक पढ़ाएगा छात्र छात्रा कथन में उसके बारे में लिखा जाता है कि वो अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उत्तर देंगे, अगर कुछ समझा रहा है तो वो उसको समझेंगे, अगर कुछ बता रहा है या लिखने के लिए बोल रहा है तो उसको लिखेंगे वो। ये सारी चीज़ें छात्र छात्रा कथन में होंगी। और शिक्षण विधियों में छात्राध्यापक किस विधि का प्रयोग कर रहा है अभी पढ़ाते समय उसके बारे में शिक्षण विधि में लिखा जाता है। और श्यामपट्ट कार्य पे आपको सबसे पहले अपना प्रकरण लिखना है, भोर और बरखा। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो आप श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए, अगर नहीं होती हैं तो आप पढ़ाते जाइए। जैसे आज की क्लास में कविता है तो बहुत कम चीज़ें श्यामपट्ट पे लिखी जाएंगी, जैसे कुछ कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ लिखे जाएंगे। परंतु अगर आप गणित का यहीं पर पाठ पढ़ाते तो ज़्यादातर चीज़ें श्यामपट्ट कार्य पर ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं जूम करके दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु में आपको यहाँ पे लिखना है आदर्श गायन। यहाँ पे देख लीजिए, खास तौर से गायन लिखना है। यहाँ पे आप गलत मत लिखिएगा इसको, आप कविता पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप आदर्श गायन लिखेंगे। यहाँ पे फिर छात्राध्यापक कथन में लिखना है छात्र कविता का शुद्ध स्पष्ट लय ताल हाव भाव आदि के साथ आदर्श गायन करेंगे। यानी कि आप उनको जो कविता है भोर और बरखा वो बोल देंगे कि पाठ आप खोल लीजिए, उसके बाद एक बार खुद से पढ़िए। फिर छात्र छात्रा कथन में छात्र शांतिपूर्वक लय ताल का ध्यान रखते हुए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक उसको पढ़ेगा और छात्र छात्रा उसको सुनेंगे। उसके बाद ये व्याख्यान विधि, आप व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी, तो शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब उसके बाद विषय वस्तु में क्या लिखना है आपको, जो अभी आपने पढ़ा है, जो एक पैरा पढ़ा है आपने, जागो बंसी वारे ललना, इस पूरे पैरे को आप यहाँ पे लिख दीजिए डैश करके, क्योंकि पूरा पैरा लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे डैश करके इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद अनुकरण गायन करिए। छात्राध्यापक कतिपय छात्रों को लय ताल के साथ अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा। मतलब कि छात्राध्यापक पढ़ता जाएगा, उसके पीछे पीछे छात्र छात्रा उसका अनुकरण करने लगेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, छात्र छात्रा कथन में लिखा गया छात्र निर्देशानुसार लय ताल हाव भाव के साथ अनुकरण करेंगे। यह भी व्याख्यान विधि था, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट कार्य पे कुछ नहीं लिखना, अभी आपको सिर्फ शब्द अर्थ लिखना, तो आगे मैं लिख दूंगा शब्द अर्थ। उसके बाद अनुकरण का मतलब यहाँ पे होता है कि उस जो छात्राध्यापक गाएगा उसके पीछे पीछे छात्र छात्रा भी उस कविता को गाएंगे। उसके बाद आता है फिर हमारा अशुद्ध संशोधन। अशुद्ध संशोधन मतलब कविता है तो उसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, तो उसको उच्चारण लय ताल गति में यदि कोई छात्र त्रुटि करता है तो छात्राध्यापक का ये कार्य है कि उसको देखना कि वो त्रुटि कहाँ पे कर रहा है और उसको सुधारना। अगर कोई वर्ड वो गलत बोल रहा है तो उसको सही कैसे बोला जाता है उसके बारे में छात्राध्यापक को छात्र को बताना होगा। उसके बाद छात्र छात्रा कथन में लिखना सभी छात्र अशुद्धि संशोधन में छात्राध्यापक का सहयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नीचे, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर से वही आपको दूसरे पेज पे, एक पेज अगर आपका भर जाता है तो दूसरे पेज पे भी वही चीज़ हेडिंग बना लीजिए, उतनी चीज़ें। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद आता है जितना आपने आपने उनकी शुद्धि कर दी, उसके बाद आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिए भाव बोध प्रश्न। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जिससे बच्चों का जो मन है वो लगा रहे पढ़ाई में, उनका मन इधर उधर ना भटके। तो यहाँ पे देख लीजिए, छात्राध्यापक कथन में पूछे कुछ प्रश्न, बंसी वाले ललनवा यशोदा जी ने किसे कहा, तो यहाँ पे छात्र छात्रा उसका उत्तर देंगे, भगवान श्री कृष्ण जी को कहा। यहाँ पे जो प्रश्न आप पूछ रहे थे ये शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए आप। उसके दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए छात्राध्यापक कथन में श्री कृष्ण किस अवस्था में है, तो अभी ये श्री कृष्ण जी सो रहे थे सुबह सुबह, तो ये निद्रा अवस्था में है, बच्चे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आत्मीकरण आपको लिखना है शिक्षण बिंदु में। आत्मीकरण मतलब आपको अब कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे शब्द अर्थ है, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कविता में आए हैं जिसका अर्थ छात्रों को पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे खास तौर से सबसे पहले ये यहाँ पे ध्यान देना चाहिए छात्राध्यापक को, यहाँ पे आप शब्द लिखिए श्यामपट्ट कार्य पे, सिर्फ शब्द लिखिए, उसका अर्थ मत लिखिए। अभी वहाँ पे किसी न किसी रूप से छात्रों से ही उसका अर्थ निकलवाने की कोशिश करिए। उनको बना बनाया खाना मत परोसिए। मेरा कहने का मतलब है कि उनको खुद ऐसी रुचि उत्पन्न करिए कि वो खुद सीख सकें, वो खुद प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आप अगर उनके प्रश्नों का उत्तर खुद देते रहेंगे तो कब तक देंगे उनके प्रश्नों का उत्तर। तो ऐसा कुछ माहौल बनाइए वहाँ पे क्लास में कि बच्चे आपसे अट्रैक्ट हों और आप जो क्वेश्चन पूछें उसका वो उत्तर दें, भले ही वो गलत उत्तर दें, उसको आप बाद में सुधारिए, परंतु ऐसा कुछ उनसे बातचीत करिए जिससे वो आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। तो यहाँ पे जहाँ तक कोशिश हो सके शब्दों का अर्थ तब तक मत बताइए जब तक बच्चे खुद से कुछ ना कुछ बता ना लें। तो यहाँ पे शब्द अर्थ बता दीजिए उनको। रजनी का अर्थ होता है रात, गौवन का मतलब होता है गायों के, दामिनी का मतलब होता है बिजली। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे देख लीजिए लिखा गया है उसके बारे में। और ये शिक्षण विधि थी हमारी, स्पष्टीकरण विधि। आप स्पष्टीकरण दे रहे थे, शब्द का अर्थ के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। अब यहाँ पे पर्यायवाची लिख दीजिए उसका। रात का जो पर्यायवाची होता है रात्रि होता है, निशा होता है। और यहाँ पे जो वाक्य बनेगा इससे, जो अभी शब्द अर्थ बताया आपने, उससे यहाँ पे वाक्य प्रयोग जो बनेगा वहाँ पे बन सकता है कि श्री कृष्ण अपनी गायों के रखवाले हैं। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा पुनः सस्वर वाचन, यानी कि जो आपने कविता पढ़ाई है अब फिर से उस कविता को शुद्ध रूप में फिर से उसका वाचन करना है। तो यहाँ पे काव्यात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए छात्राध्यापक पुनः सस्वर गायन हाव भाव के साथ करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पद्य में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए आपकी, जैसे ही आप शुरुआत करेंगे वहाँ पे आप कविता अगर पढ़ा रहे हैं तो आप सिंपल पाठ की तरह मत पढ़ते जाइए कि श्री कृष्ण जी ऐसे ऐसे ये चीज़ें कर रहे हैं, जागो ललनवा, इस तरीके से नहीं। आप उसको एक पहले घर पे तैयार करके जाइए उस चीज़ को, 3-4 बार उसको गा के जाइए कि आपको बच्चों के सामने गाने में कोई झिझक ना हो, कोई गलती ना करे वहाँ पे। तो उस चीज़ को आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी हो पाएगा वहाँ पे। तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, घर पे प्रैक्टिस करना। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उसको अच्छे से वहाँ पे प्रस्तुत कर लेंगे। तो यहाँ पे पद्य की खास बात ये होती है कि आपको गा के बताना है वहाँ पे, पूरे हाव भाव के साथ, पूरे लय ताल के साथ, कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे धीमे बोलना है, कहाँ पे तेज़ से बोलना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखानी होती हैं। तो यहाँ पे फिर से उसी के साथ पुनः सस्वर वाचन करना है आपको, यानी कि कविता को गाना है। उसके बाद सभी छात्र ध्यानपूर्वक अनुकरण करेंगे, यानी कि आपके पीछे पीछे वो भी ध्यान से गाएंगे उस चीज़ को। ये भी व्याख्यान विधि थी, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए रखने के लिए पूछा जाता है, जिससे उनका ध्यान 40 मिनट की क्लास में छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, बातचीत करने लगते हैं वो लोग। तो अगर आप खुद को अपने एक कक्षा में मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और इधर उधर आपका बातचीत में मन लगा हुआ है, परंतु आपसे अगर शिक्षक पूरी क्लास में एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो सभी बच्चों का ध्यान उस प्रश्न की तरफ आकर्षित हो जाता है, यानी कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा देते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक की ये निशानी होती है कि 40 मिनट की क्लास है तो उसमें बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न काफ़ी है पूछने के लिए। तो यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न काफ़ी पूछ लीजिए, क्योंकि आप बोध प्रश्न में भी आप 1-2 प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे। उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न की खास बात यहाँ पे ये है कि शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जो शुरुआत में विशिष्ट उद्देश्य में उसने जो उद्देश्य बनाए थे अपने लिए कि ये चीज़ें हमको बच्चों को सिखानी है, ये चीज़ें उनमें डेवलपमेंट, उनको विकास करना है, इस चीज़ का विकास करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी पूरी हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। मूल्यांकन के प्रश्न में उसका मूल्यांकन करना होता है शिक्षक को। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आपने अपना विशिष्ट उद्देश्य बनाया था उसी से मिलता जुलता, कि अगर उनको कविता लिखने के लिए आपने उद्देश्य बनाया था कि बच्चे पाठ पढ़ने के बाद कविता को अच्छे से लिख सकेंगे या पढ़ सकेंगे, तो उसका यहाँ पे प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से, या फिर पाठ जो आपने पढ़ाया उससे कुछ बीच में जो आपने कठिन चीज़ें पढ़ाई उसको पूछ लीजिए, ऐसी चीज़ जिससे आपको पता चल सके कि बच्चों में कुछ न कुछ विकास हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को आप मूल्यांकन के प्रश्न में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया प्रश्न, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। यहाँ पे ऑप्शनल प्रश्न है, तो इसमें से आपको बच्चों को बताना है कि कौन थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मीराबाई को सावन मनभावन क्यों लगते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य के बारे में सभी को पता है, घर से कार्य दिया जाता है बच्चों को करके लाने के लिए। अगर कोई कविता दी जाती है तो ये बोला जाता है कि आपको याद करके आना है, या फिर लिखने के लिए दिया जाता है कोई कार्य तो बोला जाता है लिख के ले आना है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है, इसको बच्चों को बोल दीजिए कि घर से करके लाना है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आज का लेसन प्लान देखने के बाद आप लोगों को अब आज के बाद लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है,
बारीकी से सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा लेसन प्लान बनाते समय। यहाँ पे इस बात की मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। और कभी कभी आपके बीएड के एग्ज़ाम में भी लेसन प्लान आ जाता है बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी अगर आप बाकी बच्चों से कुछ अलग सा लेसन प्लान बनाएंगे, कुछ हट के लेसन प्लान बनाएंगे, तो शिक्षक आपसे आपसे आकर्षित होगा और ये समझ जाएगा कि आपने मेहनत की है और आपने खुद से ये लेसन प्लान बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कुछ लोग विशिष्ट उद्देश्य सिंपल इस तरीके से लिख देते हैं, सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य लिखे और पॉइंट वाइज लिखते गए, तो वो भी सही है। परंतु अगर आप ज्ञानात्मक बोधात्मक इस तरीके से हेडिंग लिख के लिखेंगे तो थोड़ा सा बाकी सबसे अलग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेसन प्लान के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और रोशन, आज की वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसको लेसन प्लान बनाने में दिक्कत होती है। उनको बोलिए कि वीडियो देखें और ये देखने के बाद उनको दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में कभी भी लेसन प्लान बनाने में। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि पाठ योजना और इकाई पाठ योजना में अंतर क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।